कल हमने एक नया अध्याय तरंग प्रकाशिकी स्टार्ट किया था और यह अध्याय ऐसा है कि अगर बारीकी से समझोगे तो समझ में आता है, नहीं तो बहुत कठिन है। आगे आने वाले चैप्टर भी तो अपने को बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक आप पहले वाला चैप्टर न समझोगे आगे वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। कल अपन ने इसका बेसिक देखा था। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा देखी थी कि प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जो आपके रेटिना पर पड़ने पर हमको दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में हमने प्रकाशिकी की परिभाषा पढ़ी थी जो पाठ के नाम में ऑप्टिक्स एक भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम काय का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की प्रकृति और उसके गुण का अध्ययन करते हैं। फिर प्रकाशिकी को हमने दो शाखाओं में बांटा था, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के बारे में अपने को पढ़ना है इस अध्याय में। फिर हमने प्रकाश के गुण देखे थे। सभी गुणों की परिभाषा हमको मौखिक याद होना चाहिए क्योंकि भाई ये इसका बेसिक है। सबसे पहला गुण था प्रकाश का सरल रेखीय गमन। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अपन ने छोटी क्लासों से पढ़ते आए। उसके बाद दूसरा गुण था परावर्तन। परावर्तन भी सब जानते हैं, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ा अपन ने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, है ना। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल के देखो परिभाषाएं, है ना। जब ये याद रहेंगी तभी आगे वाला हमको समझ में आएगा। पानी में छड़ को मुड़ा हुआ देखा होगा आपने, तो जब प्रकाश या जो छड़ है वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसके कारण ही हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद में अगला गुण अपने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर अगला गुण कौन सा था, व्यतिकरण पढ़ा था। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर अगला गुण पढ़ा था अपने विवर्तन। विवर्तन यानी क्या होता है, विवर्तन मतलब मुड़ना। हमने बताया था ना, प्रकाश के मार्ग में अगर कोई तीक्ष्ण अवरोध आ जाता है तो वह उसके द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद में ध्रुवन पढ़ा था। प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममित नहीं होती है, इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। फिर पढ़ा था अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इतने गुण पढ़े थे। अगर ये गुण आपको याद है तो समझ लो 5-6 नंबर कहीं नहीं गए आपके, क्योंकि यही वाला डिटेल में अपने को पढ़ना है और ये परिभाषा बेसिक है, पूछी जाती है परीक्षा में, हमको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण हो गए। अब प्रकाश की प्रकृति क्या होती है हम देख रहे थे, तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत बनाए गए। सबसे पहला बनाया था न्यूटन ने कणिका सिद्धांत। न्यूटन की कणिका सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने माना कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत के द्वारा उसने अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश के सरल रेखीय गमन की व्याख्या की, परंतु व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सका, इसलिए इसको अमान्य कर दिया। फिर हाइगन ने 1678 में तरंगिका सिद्धांत दिया। हाइगन का तरंगिका सिद्धांत क्या अभिप्रेत थी, परीक्षा में पूछा था हाइगन का तरंगिका सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला अभिप्रेत था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में गमन करता है। उसके बाद दूसरा, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य माना गया, परंतु बाद में ध्रुवन की व्याख्या करने के लिए अनुप्रस्थ माना गया। तीसरा क्या था, जो तरंगे होती है प्रकाश तरंगे वो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती है। उसके बाद चौथा, विभिन्न रंगों की तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। और पांचवा, इन तरंगों के गमन के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई, है ना। और यह माना गया कि ईथर सर्वव्याप्त है, सभी जगह है। ये 5 अभिकल्पनाएं थी। अब देखो इस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इन सभी गुणों की व्याख्या की जा सकी, पर पहला वाला गुण प्रकाश के सरल रेखीय गमन की व्याख्या नहीं की जा सकी। बाद में फोको ने अपने प्रयोग में पाया, फ्रेनेल ने अपने प्रयोग में पाया कि प्रकाश का सीधा गमन सत्य नहीं है, प्रकाश मुड़ जाता है द्वारक के किनारों पर, उसी घटना को अपन विवर्तन कहते हैं ना। तो जो हाइगन का सिद्धांत था वो ठोस था, मतलब उससे बहुत सारे गुणों की व्याख्या होगी प्रकाश के, इसलिए हाइगन के सिद्धांत को माना गया। तो बाद में अपन देखेंगे इसको क्यों नहीं माना गया, उसके भी कुछ कारण है ना। तो ये हाइगन का तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि तरंग परिकल्पना, हाइगन ने तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की और उसके लिए उसने एक तरंगाग्र की कल्पना की। तो सबसे पहले हमको तरंगाग्र को समझना बहुत जरूरी है, पर यह भी प्रश्न आ जाता है 2 नंबर में कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कल कि किसी स्रोत से, अब देखो स्रोत 3 टाइप का है यहाँ पे। एक बिंदु स्रोत, लाइट देखा होगा आपने। दूसरा झिर्री, स्लिट, ट्यूबलाइट के टाइप का, उसको स्लिट बोलते हैं, झिर्री। और तीसरा अनंत पर है सूर्य, जैसे सूर्य, ठीक है। तो किसी स्रोत से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ, किसी क्षण ऐसा पृष्ठ खींचो कि उस पृष्ठ पर सभी कणों के कंपन समान कला में होना चाहिए, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। किसी स्रोत से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है।
तरंगाग्र 3 टाइप का होता है। पहला गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा समतल तरंगाग्र। चित्र सब समझ में आ जाता है। सबसे पहला गोलीय तरंगाग्र, परिभाषा क्या है? यदि स्रोत बिंदु आकार का है और परिमित दूरी पर स्थित है, मतलब पास में स्थित है, बिंदु आकार का है और परिमित दूरी पर स्थित है, तो इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ, कौन सा वाला? गोलीय। किसी क्षण खींचा गया ऐसा गोलीय पृष्ठ जिस पर सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल यही परिभाषा। दूसरा नंबर 2 होता है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि स्रोत झिर्री के रूप का है, स्लिट के रूप का है और परिमित दूरी पर स्थित है, तो इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा बेलनाकार पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। और तीसरा टाइप होता है यदि स्रोत अनंत पर है, तो इससे चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होंगी, तब इससे प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा समतल पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो इस प्रकार ये तरंगाग्र 3 होते हैं। शॉर्टकट में बोले तो तरंगाग्र, अगर स्रोत अगर बिंदु है तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा, स्रोत अगर झिर्री के रूप का है तो बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा, और स्रोत अगर अनंत पर है तो समतल तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, हम सुविधा के लिए हमेशा स्रोत को अनंत पर मानते हैं, तो उसे चलने वाली किरणें कैसे आएंगी? समांतर, ऐसा माना जाता है। अब अपन हाइगन ने अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करने के लिए एक और सिद्धांत दिया, मतलब उसने अपने सिद्धांत में संशोधन किया, तो उसको हम कहते हैं हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। उसको पढ़ते हैं आज। नेक्स्ट हेडिंग को हाँ, तरंगाग्र के लिए एक पेज। हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत देखते हैं। जो तरंग सिद्धांत था हाइगन ने दिया, उसमें कुछ संशोधन किया और एक नवीन सिद्धांत दिया जिसको अपन हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत भी 1678 में डच वैज्ञानिक हाइगन ने दिया था और इस सिद्धांत के निम्नलिखित अभिग्रहित थे। अभिग्रहित, सबसे पहला अभिग्रहित देखो, जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, समझ के याद करना है। जब किसी माध्यम में विक्षोभ, जैसे मान लो ये रस्सी है और इस रस्सी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो माध्यम के कण, जो रस्सी है, रस्सी के कण क्या होते हैं? अपने स्थान पर कंपन करने लगते हैं। यही लिखा है, जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कंपन कर रहे। अब ऐसे कणों को अपन मिलाएंगे जिनके कंपन क्या हो? समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? तरंगाग्र। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। अब उसके प्रकार भी है। यदि स्रोत परिमित दूरी पर स्थित है और बिंदु आकार का है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। यदि स्रोत झिर्री के रूप का है तो तरंगाग्र बेलनाकार होता है, और यदि स्रोत अनंत पर स्थित है तो तरंगाग्र समतल होता है। ये पहला पॉइंट आया समझ में? एक बार फिर से, क्या? जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र, अगर स्रोत बिंदु स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र बनता है, झिर्री के रूप का है तो बेलनाकार तरंगाग्र बनता है, और अनंत पर है तो समतल तरंगाग्र बनता है। ये पहला पॉइंट। बड़ा भले लग रहा होगा आपको, पर समझ के याद करोगे तो छोटा लगेगा। उसके बाद दूसरा देखो, मेन दूसरा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। इन नवीन विक्षोभों को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे एक स्रोत है, ठीक है, बिंदु आकार का, परिमित दूरी पर स्थित है, तो इससे प्रभावित माध्यम इधर होगा, प्रकाश ऐसा चल रहा है। अब आपने इधर इसको ध्यान से समझो, जैसे लाइट है, लाइट का प्रकाश आपको पता है चारों ओर होता है, हालांकि उसने पूरी व्याख्या नहीं की, तो पर इसका जो प्रकाश होगा ऐसा चारों ओर फैलेगा। ये हमने वृत्त से दर्शा दिया, इतना एरिया है, यहाँ तक इसका प्रकाश फैलता है, तो ये तरंगाग्र हो गया। इसका कौन सा तरंगाग्र? गोलीय छूता है, बिंदु आकार का है। तो अब यहाँ पर अपन इसका तरंगाग्र ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो तरंगाग्र क्या है? AB। ये गोलीय तरंगाग्र, एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन क्या है? समान कला में है। अब हम क्या करते, इस तरंगाग्र पर कोई बिंदु ले लेते, 4 बिंदु ले लिए, A, B, C, D। ये कण है, तरंगाग्र पर स्थित कण, इन सभी कणों के कंपन कैसे होंगे? समान कला में। ठीक है, तो ये जो
कण है तरंगाग्र पर स्थित, ये नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा ये कण व्यवहार कर रहा है। कहने का मतलब कि इसका भी तरंगाग्र इधर होगा आगे, ठीक है। ऐसे इस कण का भी तरंगाग्र इधर आगे होगा, ठीक है। इस कण का भी तरंगाग्र इधर आगे होगा, इसका भी तरंगाग्र इधर आगे होगा, और फिर अगर हम इनको अगर मिलाते हैं तो फिर से हमको एक तरंगाग्र प्राप्त होता है। कहने का मतलब यही बोल रहा है ना, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, ये तरंगाग्र है, और इस पर स्थित प्रत्येक कण एक नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। इस नवीन विक्षोभ को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। देखो ये बिंदु स्रोत है, इससे तरंग चल रही तो इससे क्या बन गया, तरंगाग्र, तो पहला वाला हो गया। और इससे भी फिर तरंगे चलती है, तो जो तरंगे बनेंगी उसको बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इसलिए तो इसको द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो भी एक स्रोत की तरह कार्य करेंगी, उससे भी और तरंगिकाएं बनेंगी, वो अगले पॉइंट में लिख रहा हूं। तीसरा नंबर पॉइंट, ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है। अगर ये वाली तरंगे v चाल से आगे बढ़ रही है, इससे बनने वाली तरंगे भी v वेग से ही आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिका के पृष्ठ पर, ये द्वितीयक तरंगिका है ये वाली, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ तल नवीन तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये नवीन तरंगाग्र बनेगा, फिर इसके कारण और तरंगाग्र बनेगा, ऐसा तरंगाग्र बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है क्या, जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तीनों टाइप बता देना। दूसरा क्या बोलता कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है। ये चित्र से आपको याद रहेगा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नवीन विक्षोभ उत्पन्न करने का केंद्र होता है, इसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाएं उसी वेग से बढ़ती है जिस वेग से मूल तरंग बढ़ती है, मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। और अगला पॉइंट, इन द्वितीयक तरंगिकाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया उभयनिष्ठ पृष्ठ एक नवीन तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये ऐसी क्रिया बार बार चलते रहती है। ये हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नंबर में कई बार पूछा जाता है ना। तो इसको याद कर लेंगे, थ्योरी वाला है, भूल जाते इसलिए हमने बताया, और ये चित्र से भी आप उसको समझ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इस तरंगिका सिद्धांत द्वारा हाइगन ने परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या की, तो उसको अपन भी व्याख्या करेंगे नेक्स्ट रीडिंग को। हाइगन के द्वितीयक तरंग